एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फेल्ड मैरिज का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक विंग की लाइफ के बारे में बता दिया कि लाइफ कैसी है, विंग की शादी कैसी है। अब आगे 4 साल बाद अपने बच्चे को पहली बार खुद ले जाने का मौका मिला है विंग को। हाँ, इन पिछले 4 साल में कहने के लिए पूरा दिन विंग अपने बच्चे के पास रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसका बाहर जाना कम अलाउड है, या ये कह दे वो खुद ही नहीं बाहर जाता था क्योंकि उसके पास इतना काम होता था। आज जब उसका आयन 4 साल का हो गया तो पहली बार वो उसके एडमिशन ऑलरेडी वैन रोहान ने कर दिया है इस समय के सबसे बड़े प्ले स्कूल में या डे केयर में, वहाँ पे वो अपने बच्चे को छोड़ने गया है। एक तरीके से विंग अपनी बेबी को अपने से दूर नहीं भेज रहा था। यही कारण था जहाँ सारे बच्चों के एडमिशन 3 साल के भी हो गए थे, वहाँ विंग ने अपने बच्चे का एडमिशन और डिले करवाया जब वो 4 साल का हो गया, क्योंकि विंग को आयन के बिन घर में रहना, जो शायद इन 4 सालों में 1 या 2 बार ही हुआ है, उस समय घर में बिल्कुल नहीं रहा जाता। वो घर उसे नर्क वाली फीलिंग देता है, हेल वाली फीलिंग दे रहा है। कोई वहाँ उसे रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसे मौका मिलता है उसकी बेइज्जती कर देता है। एक सर्वेंट वाला हाल है उसका, कोई भी उसे घर जमाई का ताना मारता है। सर्वेंट्स भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, उसे घर जमाई बोल के चिढ़ाते रहते हैं। उस जो कहने के लिए वो उसके पीठ के पीछे करते हैं, लेकिन विंग को सब समझ आता है। विंग बहुत साल पहले भी उसने ट्राई किया था अपना कुछ करियर बनाने का, लेकिन तब भी उसको वैन रोहान की पहुंच के कारण कहीं जॉब नहीं मिली थी, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। इस समय विंग इस डे केयर में आया है अपने बच्चे को छोड़ने। जब वो आयन का हाथ छोड़ के उसे उस मतलब एक स्कूल के अंदर जाता देख रहा है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसे लग रहा है कि ये कुछ घंटे जो उसे आयन से दूर बिताने हैं, कैसे बिताएगा वो। ये एक मतलब स्पेशल टाइप का स्कूल है जहाँ पे शुरू में बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर 2-2 घंटे की स्पेशल क्लास होती हैं, जैसे कुछ बच्चों को स्विमिंग, कुछ बच्चों को आर्ट, कुछ बच्चों को डांस, कुछ बच्चों को म्यूज़िक। इस टाइप से अच्छा खासा 6-7 घंटे के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी पेरेंट्स के लिए तो एक तरीके से उनके बच्चे उनसे 6-7 घंटे दूर हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन विंग के लिए तो ये 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा लंबे हैं। आयन के बिन उस घर में वापस जाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए विंग वहीं पास में मतलब उस स्कूल के अपोजिट में बने हुए एक पार्क में एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। सोचता है कि घर पे जाके भी वो क्या करेगा, वो अपने आयन का यहीं बैठ के वेट करेगा। घर से वो ज़्यादा कुछ नहीं लाया, सिर्फ आयन के बैग और वो बोतल के साथ ही निकला था। बस एक फ़ोन है उसके पास यहाँ पे, ना ही उसके पास कोई ज़्यादा पैसे हैं क्योंकि वो अधिकतर कैरी भी नहीं करता, और वो उसको गाड़ी से जो वैन वाले लोग ही लाए थे गेट तक छोड़ने, तो वो उस गाड़ी को छोड़ के मतलब ड्राइवर के अलावा वो कहाँ जाएगा यही सोच के वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लाया था। लेकिन यहाँ जब वो आया, जब वो आयन को यहाँ छोड़ के जा रहा है तो उसे घर वापस जाया ही नहीं गया, इसी कारण वो उस पेड़ के नीचे बैठा है। विंग बहुत सोच में है। उसे अब सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जो फ्लैशबैक अब से जब से उसकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक उसे फ्लैशबैक आ रहा है। जब वो पहली बार वैन मेंशन में आया था तो किस तरीके से उसने अपनी स्टार्टिंग के टाइम पे पूरी कोशिश की थी इस फैमिली को अपना बनाने की, लेकिन आज तक वो फैमिली उसे अपना नहीं बना पाई। हर कोई, चाहे वो वैन रोहान हो, वैनजू हो, वैन चाओ हो, उसे मौका मिलते ही उसकी छोटी शहर से आना, एक छोटी फैमिली से उसका बिलोंग करने का, बेइज्जती करने का मौका नहीं गंवाते। वहीं उसकी जब मतलब एक तरह से वैंकिंग के साथ शादी हुई थी तो जितने मन अरमानों से वो आया था उसने पूरी कोशिश की थी वैंकिंग को वो प्यार जताने की, लेकिन शायद वैंकिंग वो प्यार चाहती नहीं थी। वो तो बस विंग को हथियाना या विंग को अपना बनाना चाहती थी। जब उसे वो मिल गया तो शायद एक तरीके से एक बार होता है ना, जब बच्चे किसी चीज़ की ज़िद करते हैं तो उसके वो चीज़ मिल जाए तो थोड़ी दिन तो वो बच्चे उसके साथ खूब खेलते हैं, पर फिर बोर होकर छोड़ देते हैं। ऐसा ही हाल कुछ विंग के साथ हुआ। शुरुआत में तो वैंकिंग ने उसके साथ खूब प्यार किया, खूब टाइम स्पेंड किया, दोनों खूब एक दूसरे के साथ घूमते थे, डिनर करते थे, पार्टीज़ करते थे। लेकिन उसके बाद जब वैंकिंग कुछ टाइम बीता, यानी कुछ 4-5 महीने बाद वैंकिंग धीरे धीरे फिर से अपनी लाइफ यानी अपनी हॉस्पिटल और अपने फ्रेंड्स में इतना बिजी हो गई कि वो भूल ही गई कि उसका एक हस्बैंड भी है जो घर में रोज़ उसका वेट करता है, क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ ही है जिसे वो इस शहर में जानता है, जिसके पास वो आना चाहता है, जिसे वो प्यार देना चाहता है, अपना बनाना चाहता है। लेकिन वो वाइफ के पास शायद उतना टाइम नहीं है।
विंग इसी सोच में था। सडनली उसके कंधे पे एक हाथ आता है। विंग जो अपनी ही सोच में था पीछे मुड़ के देखता है तो शौक में उसकी आंख बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस चेहरे को विंग बहुत अच्छे से पहचानता है। ये उसका एक कज़न ब्रदर है, उसका दूर का एक रिश्तेदार, जिससे कि मदर और उसकी मदर में एक फ़ाइट हो गई थी, जिसके बाद उसके इन रिश्तेदार में यानी उसके कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर ने घर पे आना बंद कर दिया था। जी हाँ, ये है विंग का कज़न ब्रदर जंचा। जंचा को देख के विंग बहुत खुश हो जाता है। खुशी में जंचा और विंग एक दूसरे को गले लगाते हैं। जंचा तुरंत बोलता है, विंग तुम यहाँ पे कब आए? मैंने तुम्हें कब कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ। ना ही तुम किसी सोशल मीडिया पे हो, तुम्हारा पुराना नंबर भी बंद हो गया, कहाँ गायब हो गए थे भाई तुम? एकदम से जंचा एक्साइटमेंट में फिर से विंग को गले लगा के बोलता है। विंग खुशी से अपने भाई को गले लगाता है, थोड़ा सा दूर होता है, बोलता है, कहीं गायब नहीं हुआ था। तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम्हारी मदर और मेरी मदर का नेचर, वो दोनों हमेशा लड़ती रहती हैं। इसी कारण मेरी मदर ने शायद तुम्हें कोई गलत नंबर दे दिया होगा। मेरे पास वही नंबर है जो पहले था, यानी आज से 10 साल पहले वही नंबर रखता हूँ मैं। पर यार मैंने तो बीच में तुझे कितना फ़ोन ट्राई किया, तेरा फ़ोन तो लगा ही नहीं। अब विंग थोड़ा शॉकिंगली अपने फ़ोन की तरफ निकालता है, बोलता है, कौन सा नंबर है भाई तेरा? दोनों एक दूसरे को नंबर चेक करते हैं। विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। मम्मी ने तुझे शायद ब्लॉक कर दिया था, नंबर ब्लॉक है मेरा, मेरे फ़ोन में तेरा। इस बात पे जंचा थोड़ा गुस्सा करता है। ये दोनों माओ के बीच में हम दोनों भाई पिसते हैं। जब देखो मतलब तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी लड़ती ही रहती है, इन दोनों का मुझे समझ ही नहीं आता है। इस बात पे विंग को भी हंसी आ जाती है। ये बात सच है, मैडम यू और चांसा सर कहने के लिए एक दूसरे की देवरानी जिठानी है, तो वही वाला उनका चलता रहता है, डरते रहते हैं। फैमिली फंक्शंस में मौका मिले तो एक दूसरे को सर खा जाए, ऐसा वाला हाल है। एक बार बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, जिसके कारण एक जंचा और यानली ने एक तरह से विंग के घर जाना बिल्कुल बंद ही हो गया था। मैडम यू ने इन दोनों को जाने से बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे ही विंग का हो गया। ये दोनों कज़न बहुत ज़्यादा क्लोज थे बचपन से, लेकिन इस लड़ाई के कारण ये दोनों अलग हो गए। एक चीज़ और मैंने गड़बड़ कर दी थी लास्ट में वीडियो में, मैंने आपको एज नहीं बताई थी विंग की। विंग की जब शादी हुई थी तब वो 24 का था, और अब आप जैसे आप सोच सकते हो कि उसकी शादी को करीबन 6 साल के करीब हो गए। तो इस समय वो 30 का है। इस समय विंग की एज 30 है, और वैनकिंग की एज 32 है। वो विंग से 2 साल बड़ी है। जंचा भी 30 का है, और लांगवांग जी भी 32 का होगा। और जंचा की मतलब एक तरह से जंचा रिलेशनशिप में है लान शिचैन के, जो 34 है। नाउ बैक टू द स्टोरी। जंचा एक बात पे हल्का सा मुस्कुराते बोलते हैं, सचमुच में कहने के लिए वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, पर दोनों वो छोटे बच्चों की तरह लड़ती रहती हैं। विंग और वांग जी, विंग और जंचा एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। तभी जंचा तुरंत बोलता है, भाई मुझे पता चला था तेरी शादी हो गई, उसके बाद तू शहर आ गया, पर उसके बाद तू मुझसे कभी मिला क्यों नहीं? तू इसी शहर में था, तूने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस बात पे विंग को सडनली याद आता है कि हाँ ऐसा नहीं है, विंग ने भी कोशिश की थी अपने भाई या बहन से कांटेक्ट करने की, लेकिन उसे वैंस की वजह से मौका ही नहीं मिला। वैंस उसे कहीं ज़्यादा जाने नहीं देते, पार्टीज में अपने साथ ले जाते नहीं हैं, हमेशा घर पे ही रहता है अपने नंबर से। जैसे उसने इस नंबर को कभी ट्राई भी किया होगा तो लगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मदर ने उसे बिना पूछे नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो उसे लगा कि शायद जंचा का नंबर चेंज हो गया, तो वो कैसे उससे कॉन्टैक्ट करता। इसी कारण वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है विंग, क्योंकि वैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है विंग के सोशल मीडिया होने पे। उसे डाउट होता है कि विंग किसी के साथ अफेयर ना कर ले, इसलिए उसने विंग को सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने से बिल्कुल बंद कर दिया है। इसी कारण बेचारा विंग सोशल मीडिया पे भी नहीं है। इस विंग ज़्यादा अपने भाई के सामने क्या ही बोलता, इतने साल बाद मिला है, एकदम से उसके मुंह पे बोल भी नहीं सकता कि वो किस सिचुएशन में। तो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बस काम में बिजी था, उसके बाद तेरा नंबर जो मेरे पास था उस पर कोई फ़ोन नहीं पिक करता था, या ये कह दे हमारी माँ की वजह से हम दोनों की बात ही नहीं हो पाई, इस कारण। एकदम से जंचा बोलता है, तू सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? विंग बोलता है, बहुत बेकार है सोशल मीडिया, सब कुछ फेक है, क्या करूँगा मैं सोशल मीडिया पे रह के। इस पर एकदम से जंचा हंसते बोलता है, हाँ ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ जो तेरी तरह बिल्कुल सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सकते और उनका अकाउंट नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ तू भी उनमें से एक होगा। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू उनमें से एक होगा, क्योंकि तू तो बचपन से बहुत नॉटी है, लोगों से मिलना, लोगों से दोस्ती करना तुझे तो बहुत पसंद था, फिर तुझे सोशल मीडिया बोरिंग लगता है? सुन के शौक लगा बेचारा जंचा एक फ्लो में अपनी बात रखता है।
विंग स्माइल करते हुए अपने अंदर के दुख को छुपाते बोलता है, बहुत कुछ बदल गया है भाई। तब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, 30s में आ गए। अब कहाँ वो बचपन वाली बातें। तू बता, तू यहाँ कैसे है? मुझे पता चला था तेरी और आंटी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके बाद तूने जांग्स का घर छोड़ दिया था। अब कहाँ पर है तू? अब जंचा हंसते हुए बोलता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता हूँ। इस बात पे विंग थोड़ा शौक की आंखों से बोलता है, बॉयफ्रेंड? हाँ, तू भी सबकी तरह शौक हो गया ना? हाँ भाई, मैंने इसी वजह से घर छोड़ा था। जब मैंने मदर को बताया कि मैं लड़कियों में नहीं बल्कि लड़के में इंटरेस्टेड हूँ, तो तू समझ सकता है मदर का क्या रिएक्शन रहा होगा। वो काफ़ी गुस्सा हुई मुझ पर, काफ़ी चीख चिल्लाना, घर में लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली यानी अपनी यंग्स हाउस छोड़ के अपने प्यार के पास रहूँ। सच कहो तो मैं जिसके मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अगर वहाँ रह के उससे दूर होके अपनी लाइफ बिताने के बारे में सोचता तो मैं मेरे आगे सिर्फ रोना और अंधेरा था। इससे अच्छा मैंने अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस अपने प्यार के साथ बिताने की सोची। मदर और फादर को अब तक मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जल्दी मान भी जाए, लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ भी हूँ। अच्छा, सुन के बहुत खुशी हुई। सच में मन में बहुत खुश है, क्योंकि वो जैसी लाइफ बिता रहा है उसके सामने, तो उसके भाई की ये बात है कि जहाँ भी रहो बस अपनी हैप्पीनेस के पास रहो। ज़रूरी नहीं फैमिली के साथ ही रहो, फैमिली से दूर रहो, लेकिन अगर आप खुश हो तो वहाँ रहो, क्योंकि फैमिली की इज्जत के चक्कर में तो विंग बेचारा इतने साल से पिस रहा है। करीबन उसे खुद शादी को 6 साल हो गए, वो खुद इस पेन में है, तो बेचारा विंग जंचा की बात को अच्छे से समझता है। वो तुरंत बोलता है, पर तेरा बॉयफ्रेंड, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तू किसी लड़के में इंटरेस्टेड होगा। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम शिचैन से मिला था तो मुझे लगा था कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन कब वो और मैं इस रिलेशनशिप में आ गए मुझे भी पता नहीं चला। शिचैन बिल्कुल मेरे अपोजिट है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काइंड है। उनके साथ कुछ ही टाइम बिताते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर्सन के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने उनसे या एक तरीके से रिलेशनशिप में कह लो आ गया और एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम बिताने की डिसीजन ले लिया। वाह, सुन के बहुत खुशी हुई। खुशी में बोलता है, पर तू यहाँ इस स्कूल के सामने इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? जंचा एकदम से विंग से पूछता है। विंग तुरंत बोलता है, ये मेरे बेबी का स्कूल है, आज उसका फर्स्ट डे था, तो मैं यहीं पे उसका वेट कर रहा हूँ। इस बात पे जंचा थोड़ा शॉक होके बोलता है, तेरा बेबी भी हो गया यार? तू तो मुझे कुछ बताता ही नहीं। चल कोई नहीं, इस बहाने आज तेरे बेबी से भी मिल लूँगा। वैसे मैं भी यहाँ काम से आया था। ये स्कूल मेरे ही ब्रदर इन लॉ का है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उनके सिग्नेचर चाहिए थे। मैं और मेरे मतलब मैं हस्बैंड के अंडर ही काम करता हूँ और मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। तो आज पक्का तू मुझे अपनी बेबी से मिला, कितनी खुशी होगी मुझे उससे मिलके। तेरा बेबी बिल्कुल तेरी तरह क्यूट होगा। एकदम से जंचा बोलता है। वी इस बात पे बड़ा खुश होते बोलता है, हाँ वो बहुत क्यूट है और मुझे भी बहुत खुशी होगी जब तू उससे मिलेगा, पर अभी तो शायद बहुत टाइम रहेगा। तुझे भी मेरे साथ यहाँ वेट करना पड़ेगा। इस बात पे जंचा स्माइल करते बोलता है, मैंने अभी बोला ना तुझे कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ का स्कूल है, तो वेट क्यों करना, चल अंदर चलते हैं। इस बहाने तू मेरे ब्रदर इन लॉ से भी मिल लियो और मैं तेरे बेबी से मिल लूँगा। भी जिसके पास अभी कुछ और करने को नहीं है, वो बैठ के यहाँ सिर्फ अपने बेटे का वेट ही कर रहा था। वो जंचा के साथ अंदर जाने लगता है, ये सोच के कि वो अपने आयुन को अपने भाई से मिलवाएगा कहने के लिए। और जंचा विंग का एक कज़न ब्रदर है, लेकिन हाँ विंग की लाइफ में जंचा बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी कारण वो दोनों अलग हो गए थे, अपनी माँ और अपनी वो एक फैमिली कहते ना लड़ाई झगड़े के कारण। बट रियल में जो जंजा और विंग एक रियल ब्रदर वाली ही फीलिंग रखते थे। इसी कारण इतने साल बाद अपने भाई को देख के विंग अपने भाई से मिलके विंग बहुत खुश है और वो चाहता भी है कि जंजा आयुन से मिले। अब ये दोनों भाई स्कूल में एंट्री करते हैं लान वांगजी से मिलने। चलिए लान वांगजी के बारे में जानते हैं। लान वांगजी ये कहने के लिए ये छोटा सा स्कूल चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लान वांगजी बहुत टैलेंटेड, बहुत फेमस पर्सन है। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन यूएस से की है। वो बहुत अच्छे एक तरह से क्वालिफाई हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ टाइम कॉलेज में एज अ प्रोफेसर म्यूज़िक की मतलब एक तरीके से क्लासेस भी दी थी। हाँ, वो एक म्यूज़िक के प्रोफेसर थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका मन वहाँ नहीं लगा। शायद उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो लोग थे वो सीखने से
ज़्यादा, सिर्फ उनके करिकुलम में वो एक सिलेबस है, उन्हें फॉलो करना है, उस तरीके से करते थे। और लांग वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। लांग वांग जी को तो ये एक तरीके से उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है म्यूज़िक, तो वो चाहते थे कि वो जिसे सिखाए कम से कम वो इसका अगर शौक से ना सीखना चाहे तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट तो करे। तभी उनके दिमाग में सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे, चाहे उन्हें कुछ भी चीज़ सिखाओ वो पूरी क्रिएटिविटी, एक कहते हैं ना पूरी मन से सीखते हैं। साथ में उन्हें सिखाने में भी वांग जी को बहुत मज़ा आया। वांग जी को उनके प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछना, उनके मतलब उन क्वेश्चन से का आंसर देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी कारण उन्होंने शुरुआत में छोटे बच्चों के लिए को प्राइवेट क्लासेस दी थी। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि इस प्राइवेट क्लास के अलावा अगर वो अपना स्कूल खोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लांग वांग जी थे उसी टाइप के बहुत सारे टीचर्स थे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते थे। जैसे कोई आर्ट टीचर है, कोई ड्राइंग टीचर कोई स्विमर है, कोई बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो होती है उस टाइप की चीज़ें करवाते थे। वांग जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वांग जी ने ये स्कूल स्टार्ट कर दिया। उनके साथ उनके ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड का भाई भी था, हाँ नी हुसैन भी इस स्कूल में वांग जी का पार्टनर है और वो इस स्कूल में एज अ टीचर भी मतलब पढ़ाते हैं। वांग जी भी एज अ म्यूज़िक टीचर इस स्कूल में पढ़ाते हैं। वांग जी से मिलने विंग और मतलब जंचा अब उसके डोर पे आ गए हैं। वो कैबिन में नॉक करके एंट्री करते हैं। तभी एक स्ट्रॉन्ग सी एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक वॉइस अंदर से आती है, जिस आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शांत वाली फीलिंग थी। विंग जब उस रूम में एंटर करता है तो उसने लाइफ में पहली बार इतना ब्यूटीफुल इतना हैंडसम फेस देखा। एक मिनट के लिए तो विंग ये अपने आप को ही भूल गया। वांग जी क्या ये प्यारा सा फेस जो विंग मतलब उसके शांत व्यवहार को भी दिखाता हो, इस टाइप का फेस है। वांग जी चाहे स्माइल नहीं करता लेकिन उसका फेस हर तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वांग जी के फेस में, वांग जी की ब्यूटी में, वांग जी की पर्सनैलिटी में विंग एक मिनट के लिए गुम ही हो गया। वो शांत वहाँ पे सिर्फ खड़ा हुआ वांग जी को ही देख रहा है। फिर उसे जंचा की आवाज़ होश में लाती है। जंचा वांग जी और विंग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। विंग इनसे मिलो, ये मेरे ब्रदर इन लॉ लांग वांग जी हैं। वांग जी ये है मेरा भाई विंग, जिसके बारे में मैं बात करता था, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड। इस बात पे विंग तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ा के वांग जी की तरफ हैंडशेक के लिए बढ़ाता है। जंचा उसे टोकरे वाला था कि वांग जी को ये हैंडशेक, वो किसी को हैंडशेक नहीं करता, लेकिन उससे पहले ही वांग जी तुरंत उसके हाथ को पकड़ के उसे हेलो बोलता है। ये चीज़ जंचा को बड़ा शॉक देती है। अब वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। वांग जी जो नॉर्मली अपने काम में बिजी था, सडनली जब उसके डोर पे एक नॉक होती है तो वो तुरंत उस पर्सन को नॉर्मली एंटर करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही वांग जी का ध्यान अपने पेपर से उस डोर में एंट्री करने वाले पर्सन पे जाता है तो एक मिनट के लिए वो भी शॉक हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल इतना अट्रैक्टिव फेस वांग जी ने शायद लाइफ में पहली बार ही देखा है। प्यारा सा फेस जिस उसमें बड़ी बड़ी सी एक्सप्रेसिव आँखें, फेस एक हल्की सी स्माइल लेकर एंट्री करने वाला ये फेस, जिसके प्यारे से लिप और उनके नीचे एक मोल, ना चाहते हुए भी वांग जी 2 मिनट के लिए विंग की ब्यूटी में गुम हो जाता है। ये दोनों का एक ही हाल है, एक दूसरे को देख के एक दूसरे की फर्स्ट कहते हैं ना फर्स्ट लुक में या फर्स्ट इम्प्रेशन में एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। तभी जब जंचा की आवाज़ वांग जी को भी होश में लाती है। वांग जी जब विंग का नाम सुनता है तो वांग जी को भी उसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पहले वह जंचा विंग को रोकता है। वांग जी ने देखा कि विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ा के उसे हेलो के लिए बोला। वांग जी को भी ये चांस मिस नहीं करना था, वो भी विंग को बहुत अच्छे से मिलना चाहता है, एक तरीके से उसे हेलो करना चाहता है। वो तुरंत उसका हैंडशेक को एक्सेप्ट करके उसे हेलो बोलता है। अब दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े हैं और एक दूसरे की आंखों में जैसे गुम से हो गए हैं। ना ही विंग कुछ बोल रहा है और वांग जी ने भी हेलो के आगे कुछ नहीं बोला। जंचा इन दोनों के बीच में खड़े होकर इन दोनों के इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों की एक्टिविटी को कुछ समझ नहीं पा रहा है। तभी जंचा दोबारा से बोलता है विंग। अब विंग दोबारा होश में आके तुरंत अपना हाथ वांग जी से छुड़ाता है। अब वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा एक एम्बेरस वाला सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा वैसा भी हो गया। तभी जंचा अपनी बात दोबारा रखता है। विंग तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में है बताओ। मैं अभी वांग जी से बोल के उसे कैबिन में बुला लेता हूँ, मुझे उससे मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। अब वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि उसके बेटे का नाम आयुएन है। वैन आयुएन वो शायद अब इसी मतलब फर्स्ट जो आज न्यू कमर्स हैं उनमें है, उसका आज फर्स्ट डे ही है।
वांग जी को विंग का बेबी है या विंग का बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, ये सुन के पता नहीं क्यों हल्का सा बुरा लगता है। पर उसे बुरा क्यों लग रहा है अभी वो ये समझ नहीं पा रहा। वो तुरंत समझ जाता है कि ज़रूर आज जो बैच स्टार्ट हुआ है उसी में विंग का बेटा है। वो तुरंत बोलता है वो न्यू हुसैन की ही क्लास है, मैं अभी न्यू हुसैन को कॉल करता हूँ और अब तुम्हारे बेटे को यहाँ बुलाता हूँ। तुरंत न्यू हुसैन जैसे वांग जी ने कहा को उसे कॉल कर रही तो वह न्यू हुसैन उसके बेबी को लेकर वहाँ आ जाता है। जैसे ही आयन न्यू हुसैन के साथ रूम में कैबिन में एंट्री करता है तो जंचा और वांग जी तुरंत उस प्यारे से बच्चे को देखते हैं। सचमुच में विंग का आयन बहुत ज़्यादा क्यूट है, काफ़ी हद तक वो विंग जैसा ही दिखता है, या ये कह रहे हैं विंग की वो 2 कॉपी है, विंग का छोटा वर्जन। हर चीज़ आँखें, नोज़, लिप, हर चीज़ विंग और उस बेबी की सेम टू सेम है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे छोटा विंग इस रूम में एंट्री कर रहा है। बस अंतर इतना है कि विंग चबी नहीं है और ये बेबी बहुत चबी है, इसके गाल बहुत गोलू गोलू से हैं। इसके रूम में एंट्री करते ही साहब मादा जंचा तुरंत अपनी सीट से उठ के दौड़ता हुआ उसके साइड जाता है। ओ तुम कितने क्यूट हो कह के एकदम से उस बेबी के पास जाने लगता है। वही जो आयुन एकदम से डर जाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, आयुन अपने फादर के अलावा किसी और के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसे उसके फादर के अलावा कोई इतने प्यार से खिलाता भी नहीं है। सिर्फ उसके फादर या उसके सबसे छोटे मामा यानी वैनिंग ही है जो उसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं लिली भी थोड़ा बहुत उसे प्यार करती है, लेकिन लिली खुद अपने बच्चों में इतना बिजी रहती है कि उसके साथ वो लाड वाला टाइम या इतने छोटे बच्चों को जो प्यार से टाइम स्पेंड करते हैं वो नहीं कर पाती है। लेकिन जब आयुन देखता है कि विंग भी उसका ये न्यू पर्सन है उसके तरफ आ रहा है, उसके पीछे ही आ रहे हैं स्माइल करते, तो उसको थोड़ी सी घबराहट कम होती है। वो तुरंत उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ता है। जंजा तुरंत उस बच्चे को गले लगाता है और प्यार से बोलता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे फादर और मैं भाई हैं। ये बात सुन के एकदम से बेबी आयन स्माइल करता हुआ जंचा को देखता है। जैसे ही आयन स्माइल करता है तो पीछे खड़ा वांग जी भी विंग से उसकी स्माइल कितनी मैच होती है देख के उसे भी मन में बहुत खुशी होती है। वांग जी को भी ये बेबी बहुत क्यूट लगता है। तभी विंग तुरंत उस बेबी को गोदी में उठा लेता है और सबसे एक हेलो करवाता है। आयुन सबको प्यार से मिलता है। इन लोगों की एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाता है। जब ये लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे तभी जंचा विंग से पूछता है कि तुम आजकल कर क्या रहे हो। इस बात पे विंग थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, कैसे वो सबके बीच में बताए यहाँ सबके अपने अपने करियर हैं और वो सिर्फ एक घर पे रहने वाला पर्सन है, वो भी किसके घर पे, अपनी वाइफ के ही घर पे रहता है। वो थोड़ा सा हिचकता हुआ थोड़ा सा घबराता हुआ बोलता है मैं अभी कुछ नहीं करता, मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, उसके पास फुल टाइम ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कभी कभी उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी नाइट शिफ्ट्स भी रहती है। इसी कारण मैंने अपने बच्चे के लिए अभी कहीं जॉब नहीं करने का डिसाइड किया। आयुन इतना छोटा था, अगर मैं और वैनकी दोनों ही बिजी हो जाते तो उसका ध्यान कौन रखता, इसी कारण मैं घर पे रहता हूँ आयुन का ध्यान रखने के लिए, विंग बोलता है। भी जंचा और न्यूसन उसकी इस बात पे उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। वो दोनों बोलते हैं वाओ बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को करियर छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर तुमने अपने आप को प्रायोरिटी ना देके अपनी वाइफ के करियर को प्रायोरिटी दी। ये तो सचमुच में बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से विंग को जहाँ लगा था कि सब लोग उसका इस बात पे मजाक बनाते हैं, जितने भी लोगों से वो आज तक मिला है सब ने इस बात पे बस विंग का मजाक बनाया, वहाँ उसे इस तरीके से कोई इंकरेज कर सकता है, उसकी इस तरीके से तारीफ़ कर सकता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सच्चाई तो यही है, न्यू हुसैन और जंचा से अपनी तारीफ सुन के विंग को पहली बार मन में हल्की सी खुशी होती है, उसका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तभी वांग जी तुरंत बोलता है वैसे तुम्हारा करियर क्या है, मतलब तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वांग जी के इस क्वेश्चन पे विंग थोड़ा सा घबराता हुआ थोड़ा नर्वस होता हुआ बोलता है मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन हाँ मुझे आर्ट्स का बहुत शौक़ था, मैं आर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहता था। मैं आर्ट्स में हायर एजुकेशन करना चाहता था, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन या कुछ इस टाइप का करना चाहता था, लेकिन मेरी शादी थोड़ा जल्दी हो गई और उसके बाद मेरी वाइफ के करियर के सपोर्ट देने की वजह से मैं शायद उतने अच्छे से अपने करियर के बारे में ध्यान नहीं दे पाया। इस बात पे विंग को मतलब विंग अपना करियर पे ध्यान नहीं दे पाया अपनी वाइफ की वजह से। वांग जी को मन में बहुत दुख सा होता है, उसे लगता है कि शायद विंग को अपने करियर के लिए कुछ सोचना चाहिए, इसलिए वो बिना डरे एकदम से बोलता है तो अब तुम अपने करियर के बारे में सोचो, अगर तुम्हें आर्ट्स का शौक़ है तो तुम क्यों ना हमारे स्कूल में आर्ट टीचर के लिए ज्वाइन कर दो।
क्योंकि हमारे स्कूल में ये वैकेंसी अभी खाली है। पहले जो आर्ट टीचर था वो कुछ दिन पहले अपनी फैमिली इमरजेंसी की वजह से ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। हम काफ़ी टाइम से किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ रहे थे जो बच्चों के साथ सॉफ्ट हो। जिस तरीके से तुम अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हो, पिछले 4 साल से तुमने अपने बच्चे को संभाला हुआ है, तुम्हें बच्चों को कैसे हैंडल करना है उसका आइडिया होगा, तो तुम्हारे लिए ये प्रोफाइल अच्छी रहेगी। ऊपर से तुमने जैसे बोला तुम्हें आर्ट्स का शौक है, तो क्यों ना तुम हमारे ही आर्ट्स स्कूल को ज्वाइन कर लो। नहीं, थोड़ा घबराते हुए बोलते, लेकिन आप मुझे इतनी बड़ी पोजीशन एकदम से कैसे दे सकते हैं? आपने मेरी आर्ट कहाँ देखी है? इस बात पे चंचा बीच में बोलता है, अरे देखी है यार, बहुत सारी देखी है। मैंने तेरी सारी आर्ट की एक प्रॉपर इंस्टा पेज बनाया था, उस पर तेरी सारे आर्ट्स की पिक्चर्स मैंने डाली थी। बहुत सारे फॉलोअर हैं तेरे आर्ट्स के, पर तू ही नहीं था जो मैं तुझसे शेयर कर सकूँ। एक दिन जब मैं ग्रैंडफादर के घर पे गया था तो वहाँ पे मैंने तेरी एक पोर्टफोलियो देखा था, शायद तू धोखे से भूल गया था। मैंने उसकी सारी पिक्स क्लिक कर दी थी। चंचा बड़ी खुशी से बताता है। ये सुन के थोड़ा शौक होता है कि उसकी आर्ट्स की पिक इस तरीके से सोशल मीडिया पे उसका भाई ने डाली और उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये तो उसे पता ही नहीं था। वो तो अपनी एक छोटे से शैल में रह रहा था, अपनी उस मैरिड लाइफ या एक तरीके से कह दो वेंस के घर पे। तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ा शॉकिंग थी। वो एकदम से बोलता है, पर कब किया तुमने ये सब? अब चंचा खुश होते हुए बोलता है, अरे कुछ टाइम पहले मैं खाली बैठा हुआ था, सोचा एक दिन तुम्हारी पिक सारी याद आ गई तो उनका एक पेज बना देता हूँ। मैं एक मार्केटिंग का ही पर्सन हूँ, मैं लैंड्स के लिए यानी लैंड कॉर्पोरेशन के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग और मार्केटिंग का सारा काम करता हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चंचा खुशी से बताता है। इस बात पे मैं थोड़ा सा खुश होता हुआ अपने भाई को थैंक यू बोलता है। तभी नवांग जी दोबारा से बोलना शुरू करता है, हाँ मैंने वो पिक्स देखी हैं, अब सचमुच में तुम्हारे पास एक नेचुरल टैलेंट है, तो तुम्हें उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तुम वैसे भी अपने बेटे के लिए ही घर पे रहते थे, जब तुम्हारा बेटा इस स्कूल में रहेगा तो तुम्हें वैसे भी घर पे कोई काम नहीं होगा, तुम यहाँ पे तो आयुन के साथ ही आओगे और उस पूरा दिन आयुन के पास ही रहोगे, उसके बाद उसके साथ ही घर चले जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आयुन या तुम्हें या तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम होगी। वांग जी बड़े क्लियरली बोलते हैं। वांग जी एक प्रोफेशनल पर्सन है, उसने आज से पहले काफ़ी सारे लोगों को हायर फायर किया है, तो उसे आइडिया है कि किसी को किस तरीके से कन्विंस किया जाए। इसलिए उसने डायरेक्ट उसके बेटे के साथ यानी वही इनको बोला कि जब बेटे के लिए रुका हुआ बेटा वहाँ नहीं है तो क्या करेगा, इस तरीके से बोला ताकि वही ऑलमोस्ट कन्विंस हो जाए। विंग को भी वांग जी की बात में बहुत दम लगता है, उसे भी लगता है कि वांग जी जो बोल रहा है वो सही है। वो अब घर पे वैसे भी नहीं जाना चाहता, आज भी तो वो खाली पार्क में ही बैठा रहता, इससे अच्छा वो यहाँ स्कूल में क्यों ना पढ़ाने लगे, इससे उसको भी उसकी भी कुछ अर्निंग हो जाएगी, अपने बेटे के पास भी रहेगा। और कहीं ना कहीं विंग जो सब लोगों के ताने सुनता है कि वो कामचोर है, घर पे बैठ के खाली खाता रहता है, उसे भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा कमाने का, तो क्यों ये चांस मिस करे। फिर भी वो एक बार रैंकिंग से बिना डिस्कस करे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बोलता है ठीक है वैसे मेरी ऑलमोस्ट हाँ ही है, लेकिन हाँ मैं एक बार अपनी वाइफ से भी इस बारे में डिस्कस करके अगर आपको कल तक आंसर दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है, नहीं तुम कल क्या पूरे 1 वीक का टाइम दो, जितना सोचना चाहो सोचो, उसके बाद तो मुझे अपना रिस्पांस दे देना। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना है उस हिसाब से अगर तुम्हारे पास उसका हाफ भी टैलेंट है तो काफ़ी है इन छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। इस बात पे विंग बोलता है मैं आपको 1 वीक के अंदर रिस्पॉन्स दे दूँगा। ये दोनों की बात यही ख़त्म हो जाती है। विंग अब थोड़े टाइम बाद चंचा और आयुन के साथ वह कैबिन छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन असलियत में तो वांग जी के दिमाग में विंग को ये जॉब देना एक दुख का दूसरा रीज़न भी है। पता नहीं क्यों विंग जब अब बता रहा था कि वो घर पे रहता है तो वांग जी को उसकी आंखों में एक पेन दिखा। उसे ऐसा लगा जैसे विंग ये घर पे रहने वाली बात किसी पेन में बोल रहा है। वांग जी का मन करा कि क्यों ना विंग के करियर के लिए भी कुछ किया जाए। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन कुछ था विंग की आंखों में जो विंग जो बोल रहा था उससे अलग था, और वांग जी वो चीज़ फील कर रहा था। इसी कारण उसने विंग को सडनली ये जॉब का ऑफर दे दिया। वहीं वांग जी ने एक न्यू पर्सन को सिर्फ एक बार के मिलते ही जॉब का ऑफर दे दिया। ये जो न्यूज़ है इनको काफ़ी शॉकिंग लगती है, इसलिए न्यूज़ है जब जंजा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं वांग जी से पूछ ही लेता है यार तूने तो पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 100 रेज्यूमे कैंसिल कर दिए थे, और एक ऐसे पर्सन के जिसे कभी पहले टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ना हो तो उसे ये जॉब ऑफर कर रहा है। भाई मुझे तो तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है तुमने शायद देखा नहीं पर मैंने देखा किस तरीके से उसने अपने बच्चे को हैंडल किया।
अगर वो 4 साल से अपने बच्चे को संभाल रहा है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल करता होगा, उनके नेचर को कितने अच्छे से संभालता होगा, उनके टेंट्रम्स, उनका नाराज़ होना, उनके छोटे छोटे हरकतों को ऑब्जर्व करता होगा। और हमें ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो और रेज्यूमे तो मुझे एग्जाम्पल दे रहा है कि मैंने कैंसिल किया, वो सारे के सारे स्कूल टीचर प्रोफेसर थे। उन लोगों को बच्चों को हैंडल करना नहीं आता। हम लोग कोई बड़ा स्कूल या कोई एकेडमी नहीं चला रहे, हम एक छोटा सा प्ले स्कूल चला रहे हैं और उसके लिए मुझे इसी टाइप के पर्सन चाहिए। वांगजी बोलता है। न्यूज़ेन वांगजी की नेचर को बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि वांगजी के डिसीजन को अब चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो ज़्यादा वांगजी से कुछ और बातें नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या विंग ये जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? क्या वैंकिंग ऐसा होने देगी या क्या होगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आपको कैसा लग रहा है मेरा फैन फिक्शन, ये भी प्लीज़ एक्सप्लेन करना। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देती हूँ, कभी आप लोगों करें, ये एक थोड़ा सा मिच्योर कंटेंट है। मिच्योर इन द सेंस कि इसमें कोई वैसे सेक्स वाले सीन्स ज़्यादा नहीं होंगे, पर कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको फेरी टेल वाला स्टोरी कम मिलेगा। तो बहुत सारे सैड पार्ट भी मिलेंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में ये मत करना, ओ आप विंग को इतना दुख क्यों दे रहे हो, ओ आपने वांगजी और विंग के बीच में इतने दर्द क्यों भरा हुआ है, क्योंकि ये स्टोरी रियलिटी से थोड़ा सा कनेक्ट फील होती है और रियलिटी ऐसी ही होती है। हैप्पीनेस होती है पर सैड पार्ट्स भी होते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप प्लीज़ सैड मत फील करना विंग की सैडनेस को देख के, क्योंकि ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा है। मैं ज़्यादातर जो स्टोरी लिखती हूँ वो मैं रियलिटी से थोड़ा कनेक्ट करते हुए ही लिखती हूँ। इसी कारण मेरे स्टोरीज़ में आपको दोनों फेस दिखेंगे, आपको हैप्पी पार्ट्स भी दिखेंगे और आपको सैड पार्ट्स भी दिखेंगे। एंड आई होप आपको वो चीज़ अच्छी लगती हो, एंड आपको लगती है तो थैंक यू सो मच। एंड आप होप सो आपको ये भी फैन फिक्शन अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी फीलिंग और अपना फीडबैक शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।